दिखाना है। कुछ लोगों को लाइव आन दें, यहाँ चल रहा है। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका साथी कैलाश सुयाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिन्हें परिचय ही मैं नहीं दे पाऊंगा, वो परिचय के मोहताज भी नहीं है। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली जी, उत्तराखंड की आवाज में स्वागत है आपका। धन्यवाद कैलाश जी, धन्यवाद। रामनगर पहुंचे हैं आज और रामनगर की खूबसूरती, सुरखा पक्षी भी आ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये रामनगर तो दिल से जुड़ा हुआ है, बचपन मेरा यहीं बीता है, तो मेरे लिए तो ये सब चीज़ें नई नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी अपने घर कोई भी आता है तो उसको अच्छा ही लगता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें, चाहे वन्य जीवों के कॉरिडोर्स की बात करें, आज तक कोई ठोस निर्णय पर हम लोग नहीं पहुंच पाए। आखिर क्यों? इसमें अब देखने में ये आता है, कई सालों से देख रहा हूँ मैं, कि जो प्राइमरी जो फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ की ड्यूटी होती है वो होती है कंजर्वेशन, कि उनको वहाँ पर बैठाया जाता है रेगुलेट करने के लिए। टूरिज्म जो है उसका बाई प्रोडक्ट है कंजर्वेशन का, क्योंकि वो भी ज़रूरी है टूरिज्म के और रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अक्सर कंट्रोलिंग जो अथॉरिटीज़ होती है उनका फोकस दूसरी तरह का होता है, उनकी ट्रेनिंग अलग तरह से होती है। उनको एक तरह से इन फैसिलिटीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बनाया गया। और जहाँ तक है टूरिज्म फॉरेस्ट एरियाज में, उसका कंट्रोल टूरिज्म डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं होता है, वो डायरेक्टली फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ या कॉर्बेट पार्क है तो वहाँ के डायरेक्टर के, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के हाथ में होता है। तो उनका जो फोकस है, वो ट्रेनिंग है, वो अलग तरह की कंजर्वेशन से रिलेटेड है। टूरिज्म, इको टूरिज्म जो है उसको प्रॉपरली, जो इको टूरिज्म पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनी हुई है उस परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं किया गया है। और एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि किसी भी व्यापार में जो ओपन बिजनेस के, ओपन मार्केट के व्यापार होते हैं, तो उसमें जनरली कॉम्पिटिटिव बिजनेस, अच्छी क्वालिटी का बिजनेस, इस सब के आधार पर बिजनेस चलता है। लेकिन कुछ स्टेट लार्जेस्ट होते हैं जिसकी लाइसेंसिंग स्टेट करती है, जैसे कि कंट्रोल की दुकानें हैं या अन्य कुछ पेट्रोल पंप्स जिनको गवर्नमेंट लाइसेंस करती है। तो आपने देखा होगा कि उसमें हर तरह से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रतिभाग करने का मौका दिया जाता है, और इस तरह के जो भी लाइसेंस बिजनेस होते हैं। तो इसी तरह से जो टूरिज्म का बिजनेस है, चाहे वो उसमें सफारी ऑपरेशन हो, गाइड हो, तो इन सब चीज़ों में स्टेट लार्जेस्ट है, लाइसेंसिंग स्टेट की होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो सोशल डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए और उन वर्गों के उत्थान के लिए भी होना चाहिए जिनको रोजगार की वास्तव में आवश्यकता है। खासकर किसी पर्टिकुलर बिजनेस लॉबीज के या बड़े जो घराने होते हैं होटल्स के और ये सब, इनके लिए वो नहीं बना हुआ है। तो पूर्व में भी इसमें हाईकोर्ट ने भी आदेश किए थे 2016-17 में, फिर पीछे भी कई आदेश हुए पिछले 5-7 सालों में। तो कोर्ट का भी फोकस ये रहा है कि जो भी कॉर्बेट पार्क से रिलेटेड टूरिज्म का बिजनेस है, ये कुछ हाथों में केंद्रित न होकर ये कम से कम आसपास के इलाके के, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के जो बेरोजगार युवक हैं उनको लाभ देने के लिए इसका यूज किया जाए। क्योंकि ये लाइसेंस बिजनेस है, स्टेट लार्जेस्ट है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा बांटे जाने वाले लाइसेंस हैं। तो ये इस प्रकार के ओपन मार्केट बिजनेसेस नहीं है। तो उनमें हर तरह के जो लाइसेंस बिजनेस है उसमें हमेशा जो है, कई जगह आपने देखा होगा कि शहीदों की, वीर नारियों के लिए, विधवाओं के लिए, कमजोर वर्गों के लिए या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होते हैं। तो उसका पर्पज यही होता है कि उसको ओपन मार्केट व्यवसाय की तरह नहीं चलाया जाता, उसको एक तरह से सोशल डेवलपमेंट के लिए चलाया जाता है, ताकि आसपास के लोग, क्योंकि वनों का जो संरक्षण है वो आसपास के लोगों को जोड़े बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए आसपास के लोगों को जोड़ा जाए, स्थानीय समुदायों को जोड़ा जाए, इसके लिए उस टूरिज्म को डेवलप किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन वो होता ही है कि कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट, जिन लोगों के अपने हित होते हैं, वो उस हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं, तो कहीं ना कहीं असमानता रहती है, असंतोष रहता है लोगों को। फॉरेस्ट कंजर्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं और विकास हुआ है, अच्छा भी है, कई लोगों को रोजगार भी मिला है। आसपास के सराउंडिंग एरिया में रिजॉर्ट्स खुले हैं, होम स्टे खुले हैं, 300 से प्लस रिजॉर्ट्स यहाँ पर आसपास है। कहीं ना कहीं जो विकास हुआ है तो हम लोग जो मानव वन्यजीव घटनाएं बढ़ी हैं, क्या ये कारण मानते हैं? देखिए, ऐसा कि टूरिज्म से घटनाएं बढ़ी हैं डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कहते। कॉरिडोर तो बाधित हुए हैं। हाँ, कॉरिडोर के बारे में हम पूर्व में इस मामले में कोर्ट में भी गए थे। कॉरिडोर्स का यह है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर्स है, खासकर कॉर्बेट की पेरिफेरी में, तो राज्य सरकार ने इनको अधिसूचित नहीं किया। भले ही जो एलिफेंट्स का, जैसे जानते हैं, नोमैटिक एनिमल है, यानी घुमंतु जीव है, तो 300-300, 400-400 सालों तक उनका रूट कन्वेंशनल वही होता है, वो हमेशा उसको फॉलो करते हैं। और किसी रेयर परिस्थिति में, आपदा में, या कभी वो अपना रूट छोड़ते हैं, अदरवाइज वो बहुत मीलों तक अपना रूट वही रखते हैं। इसीलिए एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब ही है कि उनका गलियारा है जिससे वो पास होते हैं जनरेशंस तक। लेकिन हुआ यह है कि क्योंकि हर जगह फॉरेस्ट के बीच में रेवेन्यू लैंड्स हैं, उन रेवेन्यू लैंड्स का अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट हुआ कि कहीं रिजॉर्ट बन गए,
कहीं पे कॉलोनीज बन गई। एलिफेंट कॉरिडोर में ये समस्या है और गवर्नमेंट ने उनको अधिसूचित नहीं किया कभी भी, तो उस कारण से ये हुआ कि जो उनका आवागमन का रास्ता है वो प्रभावित हो गया, क्योंकि वो जंगल से रिवर तक जाने के बीच में भी रेवेन्यू लैंड्स हैं, तो जिसमें पहले पहले रिजॉर्ट्स भी होते थे तो उनके बीच में रास्ते होते थे, गलियारे होते थे, लेकिन जैसे जैसे जमीन की वैल्यू बढ़ रही है, बैक टू बैक, बाउंड्री टू बाउंड्री कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो उससे एलिफेंट कॉरिडोर प्रभावित हो रहा है, जिससे वन्यजीव एक्सपर्ट बताते हैं, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि उनका व्यवहार भी प्रभावित हो रहा है वन्य जीवों का, उनमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, या उनके अंदर जो उनकी नॉर्मल गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं। उनके पानी पीने का वाटर इनटेक बड़ा हाई होता है एलिफेंट का, उसको हर दिन लगभग नदी पर जाना होता है, तो उसमें भी उनकी बाधा आ रही है। तो एलिफेंट कॉरिडोर को प्रिजर्व करने के लिए कोर्ट ने पूर्व में डायरेक्शन किए थे, खासकर कॉर्बेट की पेरिफेरी में, कि यहाँ पर जो भी नए रिजॉर्ट्स बने तो पहले कैरिंग कैपेसिटी यहाँ की डिसाइड होनी चाहिए, यहाँ कितने रिजॉर्ट्स की आवश्यकता है, कितने यहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकता है, और नए रिजॉर्ट्स कोर्ट ने कहा था कि उसको तभी बनाया जाए जब राज्य सरकार इसको डिसाइड कर ले कि यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी थी कि जहाँ भी एलिफेंट कॉरिडोर हैं कॉर्बेट की पेरिफेरी में, तो उनमें जहाँ हाथियों के कन्वेंशनल रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, तो उनमें अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि दो रिजॉर्ट्स के बीच में कोई लैंड एक्वायर करनी है या किसी रिजॉर्ट के आसपास सटी हुई भूमि एक्वायर करनी है, तो गवर्नमेंट उसको भी एक्वायर करे, ताकि जिन वन्य जीवों के लिए वो टूरिज्म हो रहा है, प्रायोरिटी उनको दी जाए, न कि कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को। तो कहीं ना कहीं वो जो सामंजस्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो प्रभावित हो रहा है। जो कंजर्वेशन जिनके लिए ये टूरिज्म हो रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए, तो वो कहीं हाशिए पर है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वो चीज़ों के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन की थी, लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है कि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे सुझाव गवर्नमेंट को दिए थे, वो भी फॉलो नहीं हो रहे। उसका रीज़न ही यही है कि जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है या बड़ी लॉबीज का इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं हावी है निर्णय की बनाने की पॉलिसीज पर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगता क्षेत्र है सुंदरखाल जी वनग्राम है, और कई समय से विस्थापना की मांग झेल रहा है। जी और आजादी को इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक ना उस गांव में बिजली है, खंभे जरूर हैं, जी और लेकिन ना बिजली पहुंच पाई, ना कुछ पहुंच पाया। आप भी उनके मामले को देख रहे हैं, कोर्ट में भी उनका मामला विचाराधीन है। जी क्या है, कब उनको लगभग आजादी मिलेगी उस देखिए, जिस तरीके से जीवन को वो जी रहे हैं? क्योंकि बरसातों में भी पानी अंदर तक घुस जा रहा है। 2 साल पहले जो बारिश आई थी, बड़ा बर्बादी हुई वहां पर। वो लोग एक आशा की नजर से आपकी तरफ देखते हैं। जी जी क्या कहाँ तक मामला पहुंचा है? इसमें ऐसा है कि सुंदरखाल का जो मामला है, पिछले कई दशकों से उनके साथ एक तरह की संस्था, तो फिर जो फॉरेस्ट में सेटलमेंट के तरीके थे वो बदल गए। इससे ये बात चलती रही कि आप लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। उनको वोटिंग राइट्स भी दिए गए थे, जो लोकसभा विधानसभा में लोग मतदान भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर आश्वासनों के बावजूद आज तक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, ये सब नहीं हो पाया। लेकिन उनको ये भरोसा दिलाया जाता रहा कि ये होगा, जबकि जो वन अधिनियम है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वो कहीं ये परमिट नहीं करते कि इन प्रोटेक्टेड एरियाज में इस तरह का विकास कार्य हो सके। लेकिन इस आश्वासन के बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो पिछले कुछ सालों में जब उन्होंने मुझे भी अप्रोच किया, तो हमने उनके मामले को रेज किया, यहाँ तक कि उनकी बेदखली के लिए एक बार किसी अदालत ने आदेश कर दिया था, हाईकोर्ट ने। तो फिर हम उस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली हुई है। और वहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था कि हम 10 लाख पर फैमिली आपको रिहेबिलिटेशन मद में देंगे, लेकिन क्योंकि वो लोग कई वर्षों से वहाँ पर हैं और उनके परिवार भी बड़े हैं, तो 10 लाख रुपए शायद सफिशिएंट नहीं था एक परिवार को अपना सेटलमेंट खुद से कहीं और करने के लिए, विस्थापन के लिए। तो उन्होंने ये सुझाव दिया ग्रामीणों ने कि हमको भूमि के बदले आप भूमि दीजिए, जैसे कि आपने गुजरों को दिया है और कई और जगह जो पारंपरिक वनवासी हैं उनको आपने शिफ्ट किया है। तो फिर कोर्ट ने गवर्नमेंट के सामने ये प्रपोजल रखा कि आप इनके लिए लैंड ढूंढिए। तो पिछले 3 साल से, 2021-22 से उनके लिए लैंड सर्च करने की कवायद शुरू हुई। तो जिसमें पीछे यहाँ पर तत्कालीन जो एसडीएम थे, उन्होंने जमीन ढूंढने का काफी प्रयास किया। तो उसमें जो रिपोर्ट आई वो ये आई कि एक साथ इन लोगों को सेटलमेंट लायक भूमि नहीं मिल रही है। तो फिर गवर्नमेंट ने इस मामले में फिर से एक निर्णय लिया कि एक साथ नहीं मिल रही है तो अलग अलग जगह पर बसाया जाए। उसके लिए पहले आम सहमति बनानी थी, तो वो भी ग्रामीणों ने लिखित रूप में 2024 में लिख कर दे दिया कि हम पार्ट्स में भी, मतलब आसपास अगर, तो उसके हिसाब से जब सफिशिएंट लैंड मिल जाएगी अलग अलग पार्ट्स में, तो फिर उनके रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये सरकार ने आश्वासन लिखित रूप में कोर्ट में दिया है। चिकुन का भी ये हालात है, आपदाग्रस्त गाँव है, उसके बाद भी हर साल उन्हें भूमि चिन्हित करवाई जाती है। एक मजाक के तौर पर वो लोग बन के रह गए। देखिए, ये तो सुंदरखाल का मसला तो ये है कि इनको कई बार अतिक्रमणकारी कह देते हैं या उनके पास कोई राइट्स नहीं दिए हैं। लेकिन ऐसे भी गांव हैं, अब जैसे आप लालढांग का देखें पुराना जो है, तो वहां पर लोगों ने अपनी पुश्तैनी जमीन फॉरेस्ट को दे दी, वो नोटिफाई हो गया।
लेकिन आज भी जो जहाँ उनको सेटल किया गया है ब्लॉक में, हिम्मतपुर में, तो वहाँ पर उनको लैंड के राइट्स नहीं मिले, वो ना लोन ले सकते हैं ना उनके नाम खतौनी है। तो कई वर्षों से उनके साथ भी इस तरह का मजाक किया गया कि फॉरेस्ट ने उनकी पुश्तैनी जमीन तो ले ली, लेकिन उनको जो जमीन दी उस पर उनको आज तक भी सेटलमेंट नहीं हुआ, वहाँ सर्वे नहीं हुआ, उनको अधिकार नहीं मिले, उनकी खतौनियां नहीं बनी, तो आज तक उन लोगों को भी अधिकार नहीं मिले। तो ऐसा मामला चुकम का भी है। चुकम में लगातार वो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, नदी के मुहाने पर है, सफाई वगैरह भी नहीं, तो इतना दुर्गम इलाका कि लोगों को महीनों का राशन लेके अपने पास रखना पड़ता है। तो सेटलमेंट को लेके उनकी भी काफी समय से बात चल रही है और गवर्नमेंट उसको एक्वायर भी कर सकती है, सहायता के तौर पर पहुंचा देते हैं, लेकिन ठोस समाधान, स्थायी समाधान अभी तक भी नहीं हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि चुकम में एक स्थिति वन्य जीव वाली तो है ही, नदी की भी मार है, उसके साथ साथ ये है कि वो इतना दुर्गम क्षेत्र है कि आम मुख्य धारा में मिलने के लिए उनको कम से कम किसी आवागमन। प्राधिकरण की बात करें, क्या मास्टर प्लान है? क्योंकि हाई कोर्ट में भी कुछ मामले लंबित चल रहे हैं, क्या है इसका मामला? क्योंकि लोग असमंजस की स्थिति में है, इस तरीके से अपना भवन बनाएं, क्योंकि एक छोटा मध्य परिवार का व्यक्ति भी मकान बनाता है। अभी हमारे इलाके में बात करें, लखनपुर दिलचस्पा कर लिया, क्या है इसके मास्टर प्लान? तो प्राधिकरण बना हुआ है, जिला विकास प्राधिकरण, जिसको 2013 में बनाया गया। तो उससे पहले रेगुलेटेड एरिया होता था, मिनिमित क्षेत्र होता था एसडीएम के तहत, जिसमें कि अधिकांश शहरी क्षेत्र नगर पंचायत का, नगर पालिकाओं का क्षेत्र आता था, जिसमें रामनगर का नगर क्षेत्र भी रेगुलेटेड एरिया। लेकिन धीरे धीरे जब जिला विकास प्राधिकरण बना तो इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन रहा कि क्या ग्रामीण क्षेत्र इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर गवर्नमेंट ने 2021 में क्लैरिफाई किया कि सिर्फ शहरी सारी कवायद परवान चढ़ी। तो उसके बाद ये देखने में आया कि प्राधिकरण के नोटिसेस ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाने लगे लोगों के निर्माण को लेकर, जबकि देखा जाए तो ये शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आता है और जो उसका उद्देश्य भी है वो अर्बन कंस्ट्रक्शन को, अर्बन डेवलपमेंट को रेगुलेट करना है, जहां पर मास्टर प्लान है। तो अभी हाल में उन्होंने एक संशोधन किया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर दिया है। तो उससे कई तरह की कठिनाइयां आ रही हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बने हुए हैं वो निर्माण बने हुए हैं वो ग्रामीण परिवेश के हिसाब से, वहाँ पर इस तरह की कॉलोनीज नहीं है, इस तरह का डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा एक समस्या ये भी है कि जो प्राधिकरण है वो, कई लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार, लेकिन रामनगर में अभी हाल में एक उन्होंने नोटिस जारी किए थे, उसमें ये कहा था कि सन 81-82 का जो मास्टर प्लान है उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। 81-82 का जो मास्टर प्लान है, क्या उसके हिसाब से पिछले इतने वर्षों में डेवलपमेंट हुआ है? वो एरिया जो उनका कहना है कि 81-82 में रामनगर में मार्केट किए गए थे कि कौन से ओपन स्पेसेस होंगे, कौन से क्षेत्र नदी क्षेत्र के होंगे, कौन से खुले मैदान होंगे, कौन से पार्क्स होंगे, तो उन सब के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं तो उनको वो नोटिसेस दे रहे हैं, जबकि वो मास्टर प्लान कभी नोटिफाई नहीं हुआ ना लागू हुआ। और कानून में नियम भी है, जो एक्ट में प्राविधान है कि अगर किसी क्षेत्र को गवर्नमेंट मास्टर प्लान में ओपन एरिया घोषित करती है तो अब वो जमीन तो आप ही की होगी, लेकिन उसको जोन डिक्लेयर करती है कि ये ओपन एरिया होगा, ओपन स्पेस होगा, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट की भी ड्यूटी होती है कि 10 वर्ष के अंदर आपसे उसको एक्वायर कर ले। अगर वो 10 वर्ष तक एक्वायर नहीं करती है तो जो भूस्वामी है वो गवर्नमेंट को नोटिस दे सकता है कि अगर आप इसको अगले 60 दिन के अंदर एक्वायर नहीं करते तो मैं अपना कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो सन 82 से लेके आज तक वो ओपन स्पेसेस में कोई गवर्नमेंट ने एक्विजिशन नहीं किया, एक्वायर नहीं किया, और आज 2025 में आके वो नोटिस भेजते हैं कि आप इसको ओपन स्पेस था, आप इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, आपका कंस्ट्रक्शन डिमोलिश किया जाएगा। तो ये अत्याचार नहीं है तो और क्या है उन लोगों के साथ जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं, 143 कराए हैं और बैंक से लोन भी ले लिए। अब आज आके प्राधिकरण उनको ये बताता है कि सन 82 में ओपन स्पेस था। तो इन सब चीजों में देखने की आवश्यकता है कि इन अथॉरिटीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कहीं ना कहीं लैप्स हो रहा है और गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, और सीधे सीधे वो मनमानी पे उतर आए हैं। नोटिस मनमाने जारी किए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं आदमी को। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस देंगे, उसको सुनवाई का मौका देंगे, सुनने के बाद साक्ष्य देने के बाद उसमें कोई आदेश पारित करेंगे, उसके बाद वो अपील में जाएगा। तो अपील के दौरान भी उसको सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक प्रोटेक्शन है, तब तक भी जब तक उसकी अपील की सुनवाई नहीं होती है आप डिमोलिश नहीं है या जो अदरवाइज इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और इस प्रकार के तर्क उसमें दिए जा रहे हैं कि 82 का मास्टर प्लान के हिसाब से आपका मकान नहीं है, तो ये टोटली रॉन्ग है, कानून के हिसाब से भी गलत है और मॉरली भी गलत है। प्रोजेक्ट की बात करें तो रामनगर के आसपास के कुछ जिप्सी स्वामियों, जो जिप्सी वाहन स्वामी हैं, उनका मामला भी आपकी कोर्ट में चल रहा है और आप ही उन्हें देख रहे हैं। जी, आप ही को उन्होंने अप्रोच किया, क्या है वो मामला? ये पिछले कई वर्षों से जब भी रजिस्ट्रेशन होते हैं तो इस तरह की एनोमली सामने आ रही है कि वो ऐसा नियम एक बना दिया जाता है कि जिन लोगों को
नए परमिट्स मिले हुए हैं आरटीओ से, आरटीए से, तो वो लोगों को उसमें प्रतिभाग नहीं करने दिया जाएगा। तो जब वो नहीं दिया जाता, एक प्रकार का संतोष पैदा होता हैं, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, तो वो लोग कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस है जिसमें लाइसेंसिंग होती है स्टेट लार्जेस्ट होती है, यानी कि उसको इक्विटेबली समाज में समानता से वितरित करने के लिए नीतियां बनी हुई हैं, जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं वो भी हैं। लेकिन होता ये है कि कोई लॉबीज प्रभावित करती है तो उन लॉबीज के ही पक्ष में वो होता है। तो अभी कोर्ट ने इसमें डायरेक्ट भी किया है कि इसमें एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग करने वाले लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए और जिससे उनका रोजगार पैदा हो। तो ये समस्या इसीलिए आ रही है कि उसमें समानता नहीं है। एक प्रकार से कुछ जो पुराने व्यापार में और जो लोग नए आ रहे हैं तो उनके बीच में एक प्रकार का टसल है, वो शायद उनकी एंट्री नहीं चाहते, तो इस प्रकार से हर बार नियम बनता है। जबकि पूर्व में कोर्ट के आदेश थे कि सिर्फ उन लोगों को पार्टिसिपेट करने दिया जाए जिनके पास ड्राइवर्स हैं 3 साल के एक्सपीरियंस वाले और जिनके पास व्हीकल फिट है। तो एक प्रकार से स्थानीय लोगों को रोजगार देने का माध्यम उसको बनाया जाए, ये पूर्व में भी आदेश रहे हैं इस मामले में। लेकिन होता यही है कि वो धीरे धीरे उसमें नए एंट्रेंट्स ना आ पाए, तो इस कारण वो नीतियां हर साल उस हिसाब से बनती हैं, वो चैलेंज होती हैं और हमेशा इसमें कोई ना कोई व्यवधान आता है। तो अभी हमारे साथ थे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली जी। अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए उत्तराखंड की आवाज के साथ।